आमतौर पर जब हिंदुस्तान में सुसाइड की बात की जाती है तो हर किसी को ये लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा किसान सुसाइड करते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रिपोर्ट रखने वाला हूं जो आपको चौंका कर रख देगी। और ये जो रिपोर्ट है ये पेश की गई थी एनुअल IC3 कॉन्फ्रेंस में और एक्सपो 2024 में। ये जो पूरी रिपोर्ट थी तो ये बेस्ड थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के ऊपर। और इस डेटा के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। किसानों के जो डेटा थे, किसानों के जो सुसाइड रेट था तो उसको बहुत पीछे छोड़ दिया है अब स्टूडेंट्स की सुसाइड ने। और इस रिपोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका कर रख दिया है। इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। तो रिपोर्ट में सबसे पहली चीज़ तो यही बताई गई है कि अब हिंदुस्तान के अंदर किसानों से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर एक और चीज़ ये बताई गई है कि पिछले डिकेड के अंदर ऐसे लोग कि जिनकी उम्र 24 साल से कम है, उनकी आबादी 582 मिलियन से घटकर 581 मिलियन हो गई है। मतलब तकरीबन 10 लाख से इनकी आबादी कम हो गई है। अब आबादी तो कम हुई है, लेकिन दूसरी चीज़ जो हम सबको चौंका सकती है वो ये कि इनका जो सुसाइड रेट है तो वो डबल हो गया है। पहले एक डिकेड के अंदर स्टूडेंट्स तकरीबन 6600 सुसाइड्स करते थे। अब ये जो फिगर है तो ये बढ़कर 13,000 हो गया है, मतलब डबल हो गया है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जितनी तेज़ी से इनकी आबादी बढ़ नहीं रही है उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे जो एज ग्रुप के लोग हैं कि जिनकी उम्र 24 साल से कम है तो वो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं रहे हैं, उनके अंदर सुसाइड का जो रुझान है तो वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके जो रीजंस बताए गए हैं तो वो क्या है, वो सबसे पहला बताया गया है कि पुअर मेंटल हेल्थ है। इनके साइकोलॉजी के ऊपर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है और खुद भी अवेयर नहीं होते हैं कि इनके जो मेंटल हेल्थ है तो वो डिस्टर्ब हो रही है। दूसरा रीज़न ये बताया गया है कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, पुअर मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन, इसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि इसका एक बहुत बड़ा कॉज क्या होता है, बहुत बड़ी वजह क्या होती है, और वो वजह है एकेडमिक प्रेशर। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे कि मैंने अचानक ये एकेडमिक प्रेशर वाली सीरीज़ के अंदर ये सुसाइड की पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने क्यों रख दी, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये फिगर्स आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि एकेडमिक प्रेशर का ये जो पूरा टॉपिक है तो ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है तो आप लोगों को समझ में आ जाए। क्यों मैं इसको इतना ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ। हम ये सोचते हैं कि ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, वो दूसरे लोग होंगे जो सुसाइड कर रहे होंगे, हमारे घर के बच्चे तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हम भी अपने घर के बच्चों को धीरे धीरे करके उसी रास्ते की तरफ नहीं धकेल रहे हैं जिस रास्ते पर वो सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स जा रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि हमारी जो सोसाइटी है तो उसके अंदर अवेयरनेस आए कि एकेडमिक प्रेशर कभी भी बच्चों को भला नहीं करता, बल्कि ये बच्चों को बुराई की तरफ ही लेकर जाता है। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एकेडमिक प्रेशर की जो फिजिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं तो उसके बारे में बात करने वाला हूं। अब आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि एकेडमिक प्रेशर का सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है वो ये है कि बच्चे हमेशा स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, तनाव के अंदर रहते हैं। और जब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहता है तो फिर उससे उसकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है तो ये डायरेक्टली डिपेंड करती है मेंटल हेल्थ के ऊपर। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की फिजिकल हेल्थ अच्छी बनी रहे तो हमें चाहिए कि हम उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दें। और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम उनके ऊपर कम से कम एकेडमिक प्रेशर डालें। और अगर हम ये चाहते हैं कि वो पढ़ाई अच्छी तरीके से करें तो एकेडमिक प्रेशर के बदले में हम दूसरे और ज़्यादा जो अच्छे तरीके हैं तो उनको इख्तियार करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ाई अच्छी करें, उनकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहे और उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। कोई भी इंसान जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर रहता है तो उसको एक बहुत ऑब्वियस जो प्रॉब्लम उसके साथ में होती है वो ये है कि उसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया का वो शिकार हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ख्यालात एक साथ चलते रहते हैं। बच्चों के मामले में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों के ताल्लुक से ऐसा होता है कि जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर डाला जाता है तो फिर उनका दिमाग हमेशा फिर पढ़ाई के बारे में सोचता रहेगा। उनका दिमाग हमेशा इस ताल्लुक से सोचता रहेगा कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे, वो मुझे बुरा भला कहेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो उनका दिमाग हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर हमेशा वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचते रहेंगे, बिस्तर पर लेटेंगे तो भी पढ़ाई के बारे में सोचते रहेंगे। इसकी वजह से उनको नींद नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी भी तो बहुत ही पुअर क्वालिटी की स्लीप होगी। नींद के अंदर जो अच्छी क्वालिटी की जो नींद उनको मिलना चाहिए तो वो उनको नहीं मिल पाएगी, और फिर धीरे धीरे करके वो इंसोम्निया का शिकार हो जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ से कैसे एक एक करके सारी की सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। नींद का काम क्या होता है
नींद एक तरह से हमारे लिए रिचार्ज का काम करती है, ये हमारे लिए री एनर्जाइज करने का काम करती है। हम दिन भर जितने भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो एनर्जी लूज़ होती चली जाती है, हमारी एनर्जी जो खत्म होती जाती है, तो हम जब सोते हैं तो वो एनर्जी फिर से बिल्डअप हो जाती है, और हम जब नींद से जागते हैं तो पूरी तरह से फ्रेश और रिचार्ज होते हैं, तो हम फिर नए सिरे से काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब नींद ही नहीं होगी किसी की भी, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो कोई और भी हो, जब नींद ही नहीं होगी तो फिर कोई भी इंसान अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। जो थकावट लेकर वो बिस्तर पर गया था, उसी थकावट के साथ में वो बिस्तर से वापस उठेगा। तो स्टूडेंट्स को जब इस तरह का मामला पेश आएगा कि उनकी नींद अच्छी तरह से नहीं होगी, तो फिर वो हमेशा थके थके से रहेंगे, पढ़ाई के अंदर उनका ध्यान नहीं लगेगा, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगेगा। कोई भी काम आप उनको करने के लिए देंगे तो वो हमेशा नींद के अंदर रहेंगे, ऊँघते रहेंगे। तो नींद से यही चीज़ शुरू होती है कि जब नींद नहीं होगी तो फिर हमेशा हमेशा के लिए थकावट का शिकार हो जाएंगे। स्ट्रेस के नतीजे में एक और चीज़ होती है, वो ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक के रह जाए तो फिर इसके नतीजे में सर दर्द शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू होता है। और सर दर्द का मामला ऐसा है कि ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग हमेशा सर दर्द से जूझते हैं उनको मालूम है कि सर दर्द कितना परेशान करने वाली चीज़ है, आप कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये जो हेडेक है तो ये क्रोनिक हो जाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक की ये अगर रह जाए, तो फिर ये बहुत सारे केसेस के अंदर माइग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप माइग्रेन की सीवियरिटी को मालूम करना चाहते हैं तो फिर उन लोगों से जाकर पूछिए कि जो माइग्रेन का शिकार हैं, वो आपको बताएंगे कि माइग्रेन कितना परेशान करने वाली बीमारी है, कैसे इंसान इसकी वजह से तड़पता रहता है लेकिन उसकी बीमारी का उसको कोई इलाज नहीं मिल पाता। तो अगर ये स्ट्रेस जो कि एकेडमिक प्रेशर के ज़रिए से बच्चों के अंदर पैदा हो रहा है, अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है बच्चों के ऊपर, तो वो हेडेक का शिकार होंगे। ये हेडेक आगे चल के माइग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और बच्चे हमेशा हमेशा के लिए इससे परेशान होकर रह जाएंगे। इसी स्ट्रेस के नतीजे में एक और बीमारी बदन के अंदर पैदा होती है, वो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो बच्चे का जो हाजमा है तो वो ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। बच्चा कभी पेट में दर्द की शिकायत करेगा, कभी वो बोलेगा कि मुझे उल्टी हो रही है, कभी उसको लेटरिन होगी। और आपको याद होगा कि मैंने बिल्कुल पहले वीडियो के अंदर इसके बारे में बात की थी कि वो जो बच्चा मेरे दवाखाने पर आया था तो उसको सेम यही प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि वो एकेडमिक प्रेशर का शिकार था। तो बच्चे का डाइजेशन पूरी तरह से तबाह होकर रह जाता है और बच्चे को हमेशा बेचैनी महसूस होगी क्योंकि उसका डाइजेशन सही नहीं है। बहुत सारे केसेस के अंदर ये होगा कि बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा घट जाएगा क्योंकि उसको ठीक से भूख ही नहीं लगेगी, खाना ठीक से हजम ही नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिलेंगे कि जिसके अंदर बच्चे का वजन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा होगा कि जो स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन पर जा रहे हैं, पूरे काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन दिन पे दिन मोटे होते चले जा रहे हैं। आपको वो लगेगा कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो मोटे होते चले जा रहे हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका डाइजेशन सही नहीं रहता। और डाइजेशन ख़राब क्यों है? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर जीना पड़ रहा है। ये जो एकेडमिक प्रेशर है ये बच्चों के ऊपर क्यों डाला जाता है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो अब ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई करना अच्छी बात है, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, आपका रैंक इससे अच्छा होता है, स्कोर इससे अच्छा बनता है। लेकिन जब बच्चा हद से ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देता है माँ बाप के प्रेशर के चलते, तो फिर उससे उसके गर्दन के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कंटिन्यू बैठा हुआ है। लेट कर तो पढ़ाई अच्छी होती नहीं है और माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा लेट कर पढ़ाई करे क्योंकि पढ़ाई करते करते वो सो जाएगा। तो लेट कर कभी भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो बैठ कर पढ़ाई करेगा। तो जब बैठ कर पढ़ाई करना शुरू करेगा तो फिर गर्दन के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। गर्दन में भी दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा। और पढ़ाई का जो पूरा प्रोसेस है तो वो हम आँखों से करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई कर ली जाएगी तो फिर आँखों के ऊपर स्ट्रेस आएगा, आँखों के ऊपर जब तनाव आएगा तो आँखों के अंदर भी दर्द शुरू होगा। और फिर नौबत यहाँ तक की पहुँच जाएगी कि बहुत छोटी उम्र के अंदर चश्मा लगाना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा जब पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर सर में दर्द शुरू हो रहा है, तो सर में दर्द का भी चश्मा लग जाएगा। तो ये फिजिकल जो प्रॉब्लम्स इस तरह के बच्चों के अंदर क्रिएट होंगे तो वो आगे चलकर उनको किसी भी काम का नहीं छोड़ेंगे। हमेशा उनकी गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करना चाहिए, ताकत उन्होंने दिखानी चाहिए। उनकी गर्दन के अंदर दर्द हो रहा है, कंधों के अंदर दर्द है, पीठ में दर्द है, हाथ पैर दुख रहे हैं, थकावट है, नींद पूरी नहीं हो रही है और आप सोच रहे हैं कि उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ में हर काम करना चाहिए, तो वो कभी भी इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। स्ट्रेस के नतीजे में एक और चीज़ हमारे साथ में होती है, अगर स्ट्रेस बहुत दिनों तक के हमारे बदन के अंदर बाकी रह जाए, हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक के अगर तनाव रह जाए, तो ये स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा ख़त्म करके रख देता है, कम कर देता है उसको। बीमारियों से लड़ने की हमारी जो कुव्वत होती है, हमारी जो ताकत होती है, तो वो एक तरह से ख़त्म होकर रह जाती है। और इसीलिए आपने फिर ये देखा होगा कि जो बच्चे हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई के प्रेशर के अंदर हमेशा रहते हैं, तो वो बार बार बीमार पड़ते हैं। वो जो बच्चा मेरे दवाखाने पर आया था, मैं बार बार उसी की एग्जाम्पल आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही आइडियल हमारे पास में कंडीशन है।
वो एक आइडियल एक बच्चा है हमारे पास में कि जो पूरी की पूरी हमारी ये जो एकेडमिक प्रेशर की जो सीरीज़ है तो उसके ऊपर फिट बैठता है। हर तरह के प्रॉब्लम आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। उसकी सेहत खराब है, उसका डाइजेशन खराब है, उसकी इम्यूनिटी बर्बाद होकर रह गई है, इसलिए बार बार बीमार पड़ रहा है। तो अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बार बार बीमार न पड़े तो उनको चाहिए कि वो अपने बच्चे की इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे। वो अगर ये चाह रहे हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई अच्छी तरह से करे तो उनको चाहिए कि वो उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा न डाले ताकि वो स्ट्रेस के अंदर न रहें। अगर वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो खुद ब खुद उनकी जो इम्यूनिटी है तो वो बूस्ट हो जाएगी, और इम्यूनिटी जब अच्छी रहेगी तो बार बार जो बीमार पड़ने का जो उनका पूरा मामला है तो वो ख़त्म होकर रह जाएगा। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ही आम है। आपको तकरीबन हर घर के अंदर इसके पेशेंट मिल जाएंगे, और आपने खुद इस बात के ऊपर गौर किया होगा कि जब भी किसी का बीपी बढ़ता है तो सबसे पहला सवाल उससे ये पूछा जाता है कि इसको किसी चीज़ का टेंशन है क्या, ये किसी तनाव के अंदर है क्या, स्ट्रेस के अंदर है क्या। अब आप देखिए कि ये जो एकेडमिक प्रेशर है जो बच्चों के ऊपर डाला जा रहा है तो उसके नतीजे में वो स्ट्रेस के अंदर रह रहे हैं, और जब वो स्ट्रेस के अंदर रहते हैं तो फिर ये स्ट्रेस आगे चल के कन्वर्ट होता है बहुत सारी दिल की बीमारियों के अंदर। और ये दिल की बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे को आप अगर गौर करके देखेंगे तो आगे चलकर बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो सकता है। हो सकता है कि उसको आगे चल के हार्ट अटैक भी आ जाए, हो सकता है कि उसको ब्लॉकेज हो जाए, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस जो आ रहा है तो वो एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में आ रहा है। तो अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो दिल है तो वो मजबूत रहे, उसको दिल की बीमारियां ना हो, तो उन्हें चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर ना डालें। तो ये तो हुए एकेडमिक प्रेशर के नतीजे में होने वाले फिजिकल साइड इफेक्ट्स। अब मैंने आपको बीमारी बता दी है, अब इसका इलाज बताना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने ऐसे अल्टरनेटिव्स रखने की कोशिश करूंगा कि जो ये एकेडमिक प्रेशर का बदल बन सकते हैं। हम आमतौर पर यही कोशिश करते हैं कि बच्चे को डांट डपट करके पढ़ाई कराएं। अगले वीडियो के अंदर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स रखूं कि जिनसे बच्चा इफेक्टिव पढ़ाई भी कर सकता है, माँ बाप भी अच्छे तरीकों का इस्तेमाल करके उससे पढ़ाई करवा सकते हैं, जिससे बच्चे का स्कोर भी अच्छा बनेगा, रैंक भी अच्छा आएगा, और उसकी जो पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है, चाहे वो मेंटल हो या फिर वो फिजिकल हेल्थ हो, तो वो हेल्थ भी उसकी अच्छी बनी रहे, उसका स्कोर भी अच्छा बने, उसको आगे चल के जॉब भी अच्छी मिले, उसके पास में पैसा भी अच्छा हो, सब कुछ उसके पास में अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स की बात अगली वीडियो के अंदर मैं करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियोस हैं पूरे बनाए हुए, तो ये आप ही के लिए बनाए हुए हैं, पेरेंट्स के लिए बनाए हुए हैं, इस सोसाइटी के लिए बनाए हुए हैं, तो इसको सबके साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।